हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर वास्तविक संख्याएं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इससे पहले कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानें, आप सभी ने यह सूत्र पढ़ा जरूर होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको यदि हम लोग भाग के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग दे रहे होते हैं तो वह भाजक कहलाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है वह भाज्य कहलाता है। जो हमें प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, तथा भाग करने के पश्चात यदि 0 बच रहा है या फिर कोई और संख्या बच रही है तो उसको शेषफल कहा जाता है। अब इसी सब को जोड़ करके बनाई गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए इसको देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि यदि कोई दो संख्याएं दी हुई हैं a तथा b, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इनके बीच में विद्यमान होंगी, जिनके लिए a बराबर bq प्लस r। अब देखिए यहाँ पर a क्या है। यदि हम इसको यहीं से कंपेयर करना चाहें तो किस तरह से करेंगे कि यदि हम b से भाग करें a को तो हमें कुछ भागफल प्राप्त होगा जिसको q कहा गया है, और कुछ शेषफल प्राप्त होगा जिसको r कहा गया है। यदि इन दोनों इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाना चाहें तो यह इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा कि भाज्य मतलब a हो गया, बराबर भाजक मतलब b हो गया, भागफल q हो गया और शेषफल r हो गया। जहां पर r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, मतलब शेषफल या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन वह संख्या हमेशा b से छोटी आएगी। b से छोटी होने का मतलब क्या है कि वह भाजक से, जिससे हम संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उससे हमेशा छोटी रहेगी। तो यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर जो हमें प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल दे रखा है 135 और 225। तो सर्वप्रथम हम लोग ऐसे सवाल को हल करेंगे जैसे कि करते आ रहे हैं। HCF निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो 135 से 225 को भाग करते हैं। जो पहला सवाल दे रखा है 135 व 225, तो सर्वप्रथम 135 से 225 को भाग करेंगे। तो देखिए ये एक बार में जाएगा, 135 से कम 135, यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा है तो 1 में से 1 गया 0। अब 90 से 135 को भाग करेंगे। इस तरह से हम HCF ज्ञात करते हैं, अर्थात मासा। तो 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब जो 45 बचा है उससे ये इस संख्या को भाग करते रहेंगे 90। 45 के पहाड़े में 90 कहाँ पर आता है? 2 बार में, तो 45 दूनी 90। अब ये सब हल हो चुका है, क्योंकि शेषफल में 0 प्राप्त हो गया, तो इसको कट लगा करके ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भागफल 0 भी रख सकते हैं। ठीक है। अब इसको यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर लिखना चाहें तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है? 225। तो 225 यानी कि a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखना चाहें तो 225 को भाग दिया गया है किससे? 135 से, गुणा भागफल कितना प्राप्त हुआ है? 1, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 90। इसके बाद हमने क्या किया? 135 को भाग किया, अर्थात इस संख्या को
135 को भाग किया, 135 बराबर में लिखेंगे 90 से भाग किया गुणा 1 प्लस 45 बचा। इसके बाद 90 को भाग किया गया है 45 से गुणा में 2, क्योंकि भागफल 2 आया, प्लस शेषफल 0। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा तब जो b का मान होगा, b का मान अर्थात जो भी हमारा भाजक है, भाजक अर्थात 45, वह क्या कहलाएगा? HCF। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 45। यह हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। इसी तरह हम इसका दूसरा और तीसरा भाग भी हल करते हैं। देखिए दूसरा भाग क्या दे रखा है, संख्या है 196 और 38,220। तो अगले प्रश्न पर इसको हल कर लेते हैं। 196 से भाग देंगे 38,220 को। दूसरा प्रश्न है 196 व 38,220। तो सर्वप्रथम हम भाग करेंगे 196 से 38,220 को। 196 से 38,220 को। तो देखिए जब 196 से 38,220 को भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? सर्वप्रथम तो एक बार में डालेंगे, तो 196। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितना आएगा? 7, क्योंकि हासिल ले चुके हैं, तो ये 7 में से 9 नहीं घटेंगे तो यहाँ से फिर हासिल लेंगे। 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। और यहाँ पर कितना आया? 2, 2 में से 1 गया 1। अब 196 से 186 में भाग नहीं जाएगा तो एक संख्या और उतार लेंगे, यानी कि 2। अब 196 से 1862 को भाग देंगे तो ये 9 बार में जा रहा है। यहाँ पे करके देख सकते हैं रफ में। 196 से यदि हम 9 को गुणा करें तो 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 9 ने में 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एक कम 9 और 8 1764। तो 9 बार में डालेंगे तो आएगा 1764। यहाँ पर इसको घटा लेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचेगा 5, फिर हासिल लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0। अब देखिए 98 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0 बचा हुआ है, 0 को उतारेंगे। 196 से 980 को भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा। 196 को 5 से गुणा करके देख लेते हैं रफ में। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 ने 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। तो 5 बार में जब भाग करेंगे तो ये 980 बराबर में ये शेषफल कितना आ गया? 0। तो इसको यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखें तो क्या लिखेंगे? 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस शेषफल कितना? 0। तो यहाँ पर एक ही बार में 0 प्राप्त हो गया, अर्थात हमने किससे भाग देने पर आया? 196 से ही आ गया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 196। यह अभीष्ट उत्तर है। इसके बाद इसके तृतीय प्रश्न पर चलते हैं। तृतीय प्रश्न था 867 और 255। 800 तीसरा भाग है इसका, 867 व 255। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 867 बड़ी संख्या है, 255 छोटी संख्या है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो छोटी संख्या है उसी से भाग दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम 255 से भाग देंगे 867 को। तो जब 255 से 867 को भाग देंगे तो यह 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ ले, तो 2 चौक 8 होता है, तो 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में डालते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। इसको घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब 102 से भाग करेंगे जो यहाँ पर संख्या दे रखी है, अर्थात 255 को। तो देखिए 255 को भाग देते हैं 102 से, क्या आ जाएगा? यदि 102 से हम 255 को भाग दें तो एक बार में आएगा 102, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3,
5 में से 0 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। अब इसी तरह इसका तीसरा भाग भी हल करते हैं। तीसरा भाग दिया हुआ है 867 व 255। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन बनता है कि यहाँ पर 867 बड़ी संख्या है, 255 छोटी संख्या है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम भाग छोटी संख्या से ही करेंगे। तो सर्वप्रथम 255 से भाग करेंगे 867 में, तो ये 3 बार में चला जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे इसको, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब 102 से भाग करेंगे 255 को, तो ये 2 बार में चला जाएगा। 2 दूनी 4, 0 को भाग करेंगे तो 0 से 2 की गुणा करेंगे 0, 2 एक कम 2, तो 204 आ गया। अब 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। 51 से भाग करेंगे 102 को, तो यह भी 2 बार में चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। अब इसको यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 102। इसके बाद 255 को भाग दिया तो कितना? 102 से कितना प्राप्त हुआ था? 2 प्लस 51। इसके बाद 102 इसको भाग किया किससे? 51 से, 2 बार में गया प्लस 0। तो जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ तब हमने किससे भाग दिया था? 51, अर्थात b का मान कितना था? 51। तो HCF भी कितना आ जाएगा? 51। यह दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। आइए अब इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई भी धन पूर्णांक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं वह हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लानी है। यहाँ से ये बात तो एकदम साफ होती है कि a बराबर b की जगह पे कितना आना है? 6, तो 6q लिख लिया प्लस। अब r के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि r के मान 0 से बड़े या बराबर होंगे, और b, अब b का मान यहाँ पे कितना है? 6, तो 6 से छोटा होगा, अर्थात r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हो सकते हैं। तो संख्याएं क्या होंगी? या तो 6q प्लस 0 होगी, या फिर 6q प्लस 1 होगी, या फिर 6q प्लस 2 होगी, 6q प्लस 3 होगी, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, या फिर 6q प्लस 6। निम्न संख्याएं हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें सिद्ध करना है क्या? कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर जांच लेंगे। देखिए 6q प्लस 1 के लिए पहले चेक करते हैं। तो a बराबर दे रखा है 6q प्लस 1। हम ये देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 6q को लिख सकते हैं 2 गुणा 3q प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है ये इसका गुणांक 2 आ रहा है, तो जब किसी का गुणांक 2 आ रहा है अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन जब हमने इसमें 1 को जोड़ दिया, जैसे कोई संख्या 4 है तो 4 संख्या 2 से विभाजित हो रही है, ये तो ठीक बात है। लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा, अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 2 की गुणा 3q में हो रही है, तो यहाँ तक तो संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें 1 जोड़ दिया तो अब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, और जब ये 2 से विभाजित नहीं है
तो हम क्या कहेंगे कि 6q प्लस 1 एक कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो 6q प्लस 1 कैसा पूर्णांक हो गया? विषम पूर्णांक हो गया। इसके बाद दूसरी संख्या चेक करते हैं, a बराबर 6q प्लस 3। 6q प्लस 3 में देखिए किस तरह से इसको लिखेंगे। 6q है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3q प्लस, अब 3 को अगर हम तोड़ दें किसमें? 2 प्लस 1 में, तो यहां पर ये देखिए यह पूरी संख्या, इस पूरी संख्या में 2 कॉमन मिल रहा है अर्थात उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह पूरी संख्या में गुणा कितना आ रहा है? 2, या फिर हम इसको कुछ मान लें, m मान लेते हैं, 3q प्लस 1 को m मान लें तो 2m प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं m की गुणा में 2 है अर्थात यह एक समधन पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर 1 को जोड़ दिया तो अब यह भी किस में बदल गया? विषम पूर्णांक में बदल गया। और इसी प्रकार अगले पृष्ठ पर या फिर यहीं पर हम देख लेते हैं 6q प्लस 5 के लिए चेक कर लेते हैं। a बराबर 6q प्लस 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस 4 प्लस 1। तो यहाँ पर भी देखिए 2 हमें उभयनिष्ठ मिल जाएगा, बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1, और 3q प्लस 2 को हम पुनः m मान लेते हैं तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1। अब देखिए 2m यह एक समपूर्णांक होगा क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन इसमें 1 भी जुड़ा हुआ है, तो जब प्लस 1 कर देंगे तब यह कैसा बन जाएगा? यह विषम पूर्णांक बन जाएगा, विषम पूर्णांक बन जाएगा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में 6q प्लस 1 कौन कौन सी संख्या है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अगले प्रश्न पर इसको लिख लेते हैं। ये तीनों संख्याएं जो हमने जांची हैं कौन कौन सी? एक तो 6q प्लस 1, दूसरा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5। ये सभी संख्याएं हमने चेक कर लिया 2 से विभाजित नहीं हो रही है, और जब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है तब हम यह कह सकते हैं कि ये कैसे पूर्णांक है? समपूर्णांक या विषम पूर्णांक? विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी कैसे पूर्णांक हैं? यहां पर लिख देंगे, यह सभी विषम पूर्णांक है। इस प्रकार यह प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रश्नावली का। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी, ये एक हिंदी वर्ड है और यहाँ पर आर्मी उसको इंग्लिश में कहा जाता है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को मार्च निकलता है जिसमें सभी सावधान और ये सब करते हैं, तो वही मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए, जब भी प्रश्न में हमसे इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतम लिखा होगा तो अधिकतम संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसका HCF निकाल करके, अर्थात हमें 616 एक संख्या दी हुई है 616 और दूसरी संख्या है 32, तो 616 और 32 का यदि हम अधिकतम संख्या प्राप्त करनी है तो हम HCF से प्राप्त करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। हमें प्राप्त करना है HCF किसका किसका? 616 और 32 का। तो यह प्रथम प्रश्न की तरह है। तो प्रथम प्रश्न में जैसे हमने HCF प्राप्त किया था, या तो यूक्लिड से या फिर हम भाग विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो 32 से भाग करेंगे 616 को। तो 32 से जब हम भाग करेंगे 616 को, तो सर्वप्रथम तो यह एक बार में आएगा, 32 से कम 32। यहाँ पर देखिए 11 में से 2 गया, 9 बचेगा। यहाँ से हासिल ले चुके हैं तो अब बचा 5, तो 5 में से 3 गया 2, और ये 6 यहाँ पे उतार लेंगे तो 296 आ गया। अब 32 से हम 296 को भाग करेंगे क्योंकि अभी भाग हो रहा है। तो जब 32 से 296 को भाग करेंगे तो ये 9 बार में आएगा। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तियां 27 और 1 28। अब
इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 8 क्योंकि यहाँ से ले चुके हैं तो 8 में से 8 गया, अब 0 बचा, तो यहाँ पर अब सिर्फ शेषफल है 8। तो 8 से भाग देंगे अब किसको, 32 को। तो 8 के पहाड़े में 32 कहाँ आते हैं, 8 चौक 32, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो 8 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका HCF कितना होगा, 8। तो हम यह भी कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यह इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो आइए इस प्रश्न को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हल करते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना कोई धन पूर्णांक है और जिसमें b, अब यहां से भी हमें पता चल रहा है कि b का मान हमें क्या लेना है, 3 लेना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर क्या दे रखा होता है, a = bq + r। अब दिए गए प्रश्न में देखिए 3m के रूप में लेना है, तो हम b का मान क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। जब b का मान 3 होगा तो r का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से बड़ा तथा b से छोटा। b का मान कितना है, 3, तो 3 से छोटा, अर्थात r के मान हो सकते हैं 0, 1 और 2 तक। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, हम तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्याएं हो जाएंगी a = 3q + 0, दूसरी संख्या हो जाएगी a = 3q + 1, और तीसरी संख्या हो जाएगी a = 3q + 2। अब हमें इन तीनों संख्याओं के लिए वर्ग का प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर इन संख्याओं का वर्ग पता करेंगे। तो यदि हम a = 3q + 0 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, a की घात 2 = 3q की संपूर्ण घात 2, अर्थात a की घात 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 9q की घात 2, या a की घात 2 को, क्योंकि हमें देखिए जो उत्तर लाना है वो 3 के गुणांक में लाना है, तो यहाँ पर 3 को बाहर लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 3q की घात 2, 3, और ये जो कोष्ठक में लिखा है 3q की घात 2, इसको हम m मान लेंगे, अर्थात जो पहली संख्या है वो 3m के रूप में आ रही है। अब इसी तरह यहाँ पर भी दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, a की घात 2 बराबर 3q + 1 की घात 2, a की घात 2 बराबर a + b का यहाँ पर होल स्क्वायर है, क्या होता है वह, a की घात 2 प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं ये सूत्र, a + b का अगर होल स्क्वायर हमें प्राप्त करना है तो इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab, यानी a की घात 2 + b की घात 2 + 2 गुणा a गुणा b। तो यहाँ पर भी ऐसे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3q की घात 2 + 1 की घात 2 + 2 गुणा 3q गुणा 1, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1 था। इसको हल करते हैं, 9q की घात 2 + 1 + 3 दूनी 6q। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम पद और ये तृतीय पद, इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है। क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो जब 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 3q की घात 2 + 2q, और ये +1 बच रहा है, इसको अलग से लिख लेंगे। अब ये जो कोष्ठक में आया है यह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो हमने इसको भी m मान लिया। तो जब इसको m मान लेंगे तो ये बन जाएगा 3m + 1। तो देखिए दूसरी संख्या किस रूप में आ गई, 3m + 1 के रूप में आ गई। इसी तरह दी गई तीसरी संख्या का भी वर्ग करेंगे और वह प्राप्त होगा a की घात 2 बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, संपूर्ण घात 2, और इसको भी दिए गए निम्न सूत्र के द्वारा हल करेंगे। तो a की घात 2 बराबर 9q की घात 2 + 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, + 2 गुणा 3 गुणा 3q गुणा 2, तो 9q की घात 2 + 4 + 2 × 3 = 6 दूनी 12q,
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9q की घात 2 प्लस इस पद को लिख लेंगे जो कि 12q है, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 के रूप में, कितना 3 प्लस 1। अब देखिए इस पूरे पद में हमें 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिए गए प्रश्न में सभी पूर्णांकों को 3 के गुणांक में लेकर के आना है, इसलिए हम सभी पदों में से 3 को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो अब इस पद में 3 हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो क्या बचेगा 3q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर 1। अब इस पूरी संख्या जो कोष्ठक में लिखी हुई है इसको यदि हम m मान लें तो यह भी हमें 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो रही है। तो हमने देखा कि ये जो तीनों संख्याएं हैं यदि हम इनका वर्ग कर रहे हैं तो हमें संख्या किस रूप में प्राप्त हो रही है? या तो हमें वह संख्या प्राप्त हो रही है 3m के रूप में, और या फिर वह संख्या प्राप्त हो रही है 3m प्लस 1 के रूप में, और यही प्रश्न में दिया हुआ था। तो इस प्रकार हम यह क्या कह सकते हैं, अगले पृष्ठ पर लिखेंगे या फिर इसी पृष्ठ पर लिख लेते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक, प्रश्न दिया हुआ था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यह हमने सिद्ध कर लिया है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यह इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है जो कि इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 की ही तरह है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए जैसे प्रश्न संख्या 4 थी उसी तरह से इस प्रश्न संख्या 5 को भी हल करते हैं। तो यहां पर भी मान लेंगे a बराबर क्या होता है bq प्लस r। अब माना कोई धनात्मक पूर्णांक b बराबर 3 है, कोई धनात्मक पूर्णांक b बराबर 3 है। जब b का मान हमने 3 ले लिया तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इस प्रकार हमें ये 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। एक तो होगी a बराबर, b का मान रखिए 3q प्लस 0, दूसरी संख्या होगी a बराबर 3q प्लस 1 और तीसरी संख्या होगी a बराबर 3q प्लस 2। अब दी गई संख्याओं में हमें पूर्णांक का घन करना है। घन करना है मतलब दोनों पक्षों में हम जिस तरह हमने प्रश्न संख्या 4 में वर्ग किया था उसी प्रकार यहाँ पर हम घन कर देंगे। देखिए जब हम यहाँ पर घन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का यदि घन करें तो a की घात 3 बराबर 3q की घात 3। 0 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही रहने वाला है। तो a की घात 3 बराबर 3 की घात 3 अर्थात 3 तिया 9 तिया 27 q की घात 3। अब देखिए इसको भी क्योंकि हमें 9 की गुणांक में लिखना है तो इसको हम 9 बाहर लिखेंगे और 9 तिया 27 होते हैं तो 3q की घात 3 लिख सकते हैं, अर्थात a की घात 3 प्राप्त हो रहा है 9 और कोष्ठक में जो भी नंबर दिया है उसको हम m मान सकते हैं। तो ये 9m के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी संख्या में यदि हम घन करें तो a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा प्रयोग होगा, a प्लस b का संपूर्ण घन क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस b। आइए इस आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। a की घात 3 बराबर हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3ab अर्थात 3 गुणा 3q गुणा 1 और कोष्ठक में a प्लस b अर्थात 3q प्लस 1।
हल करने पर 3 तिया 9 तिया 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 एकम 9, तो 9 क्यू और 9 क्यू की फिर 3 क्यू में गुणा होगी तो 9 तिया 27 क्यू की घात 2 प्लस यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 क्यू आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इन तीनों पदों में हमें 9 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 9 को उभयनिष्ठ लिख लेंगे और कोष्टक में बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू, और ये जो 1 है इसको कोष्टक के बाहर, क्योंकि इसमें से हमें उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा था। अब इस कोष्टक वाले पूरे संख्या को हम m मान सकते हैं, तो 9m प्लस 1। इस तरह से यह संख्या किस रूप में हमें मिली, 9m प्लस 1 के रूप में। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर a बराबर 3q प्लस 2 का भी घन करते हैं। a बराबर 3q प्लस 2 का घन करने पर a की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घात 3, अर्थात a की घात 3 बराबर सर्वप्रथम पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3ab, अर्थात 3 गुणा 3q गुणा 2 और कोष्टक में 3q प्लस 2, यही सूत्र का प्रयोग किया था। ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 q की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54 q की घात 2 प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 q। अब देखिए यहाँ पर जो भी पद लिखे हैं उनमें इस पद में और इस पद में, इन तीनों पदों में हमें 9 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 9 उभयनिष्ठ लिख लेंगे। तो 3q की घात 3 बचेगा प्लस 9 छाक 54, तो 6q की घात 2 बचेगा प्लस 9 चौक 36, तो 4q, और ये जो 8 है इसको अलग से लिख लेंगे प्लस 8। देखिए इन सभी में हमने 9 को उभयनिष्ठ इसीलिए लिया क्योंकि दिए गए प्रश्न में ये देखिए 9m के रूप में हमें संख्याओं को लिखना है, 9m के रूप में, यहाँ पर भी 9m, यहाँ पर भी 9m, तो यहाँ पर भी हमने 9 और 9 को उभयनिष्ठ लेकर के जो कुछ भी बचा उसको m मान लिया, यहाँ पर भी 9 को उभयनिष्ठ लेकर के जो कुछ भी बचा उसमें m मान लिया, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 9 को उभयनिष्ठ लिख करके हमने जो कुछ भी बचा वो बाहर लिख लिया। तो तीनों संख्याओं का जब हमने घन किया तो देखिए हमें फाइनल उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है कि या तो संख्या 9m के रूप में आ रही है, ये देखिए पहली वाली संख्या, या फिर दूसरी वाली संख्या देखिए 9m प्लस 1 के रूप में आ रही है, और या फिर तीसरी संख्या ये आ रही है 9m प्लस 1 के रूप में, या फिर तीसरी संख्या क्या आई 9m प्लस 8 के रूप में। वह कैसे, यदि हम यहाँ पर इस पूरी संख्या को m मान लें तो ये 9m प्लस 8 के रूप में आ रही है। तो दिए गए प्रश्न में यही सिद्ध करना था कि यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करें तो वह हमें 9m, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। अगले वीडियो में हम इसकी अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।